हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस पर सिलेक्शंस, तो मेनली हमारा जो फोकस था ये यूकेपीएससी ए एग्जाम के लिए है। और इसी सीरीज में पहला लेक्चर मैंने डाल रखा था और दूसरा लेक्चर आज हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा बिल्डिंग मटेरियल्स में ही ब्रिक, टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगे हैं, वो हमने इस वीडियो में डालने की कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो जब भी हम ब्रिक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि मिट्टी से हमको ब्रिक बनाना है। हमारे पास मिट्टी होती है, उससे हमको ब्रिक बनाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमारे पास कहीं पे एक ऐसा प्लेस चूज करेंगे, वहाँ की जो मिट्टी हम टेस्ट करते हैं क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें, तो उसके बेसिस में हमने सिलेक्शन कर लिया कि मिट्टी हम यहाँ से निकालेंगे। अब मिट्टी जब भी कभी ऐसे जो अर्थ है हमारी ऐसे अगर पड़ी हुई है तो उसमें क्या होगा कि कुछ वेजिटेबल्स होंगे उसके ऊपर सरफेस पे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम अनसोलिंग करते हैं। अनसोलिंग का मतलब कि जो भी उसके ऊपर से वेजिटेबल्स होंगे उनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अनसोलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है कि अब मिट्टी को हम खुदाई करके निकालेंगे, डिगिंग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब डिगिंग करके हम बाहर निकाल लेते हैं, तब हम उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। उसको उसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या होता है कि अगर जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस मिट्टी में नहीं है, मान लिया हमको चाहिए सिलिका, एल्यूमिना, एल्कली, आयरन, ये सारी चीज़ें चाहिए हमको। तो अगर उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर से ऐड करेंगे। उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, कि किस परसेंटेज में हमको दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाना है उसमें। नेक्स्ट हमारा आएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है कि हम जब उसका ब्लेंडिंग तैयार हो गया, ब्लेंडिंग से हमारी मिट्टी तैयार होगी, अब उसमें पानी डाल के कुछ दिन के लिए, कुछ पीरियड के लिए छोड़ देंगे, फिर उसका नीडिंग करेंगे, फिर मोल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अनसोलिंग। अनसोलिंग मतलब फोर आया तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। दो ऑप्शन हमारे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए। फोर फोर के बाद क्या होगा, डिगिंग। अनसोलिंग के बाद क्या होगा, डिगिंग। तो 4 2 4 2 इसमें भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा, डिगिंग के बाद वेदरिंग के लिए हमने मिट्टी को छोड़ा था, वेदरिंग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर या 1 नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो डिगिंग के बाद क्या होता है, हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग 1 आएगा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी हम ब्रिक प्रिपेयर करते हैं अर्थ से, तो क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉग क्या होता है। फ्रॉग इज डिफाइंड एज, तो जब हम ब्रिक प्रिपेयर करते हैं तो ब्रिक में हमने देखा होगा कि एक डिप्रेशन सा बना होता है, जिसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम बना होता है, कंपनी का नाम उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो उसी उसी को फ्रॉग कहते हैं। अब लेकिन इसका काम क्या क्या होता है कि एक तो उसको कंपनी के नाम के लिए, दूसरा मेन जो उसका काम होता है वो एक की फॉर्म करता है। मतलब कि जब एक लेयर में ईंट को लगाते हैं, उसके पार ऊपर से हम जब मोर्टार डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो जब मसाला सूखता है तो ईंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल ये हमारी ईंट की लेयर लग जाए, ये हमारी ईंट की लेयर लगी हुई है और इसके ऊपर दूसरी लेयर ये ऐसे करके लगी हुई है। अब क्या होगा, अगर इसमें जो है इस ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा कि ये अगर बॉन्ड नहीं है इसमें, कुछ ऐसा ऐसा हम की प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, स्लिप मतलब कि एक पर्टिकुलर फोर्स पे जाके होगा, ऐसा नहीं कि स्लिप हो जाएगा, एक पर्टिकुलर फोर्स पे होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी में कुछ ऐसा डिप्रेशन डाल दिया, अब ये जो मोटार था, ये मोटार यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है, अब क्या उतना इजिली स्लिप होगा, ये उतना इजिली स्लिप नहीं होगा। तो ये जो की फॉर्म करते हैं हम, इसी को बोलते हैं फ्रॉग। ये क्या करता है, की फॉर्म करता है मोटार से मिक्स होने के बाद। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दे रखा है, डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ द प्लिंथ, ये गलत है। ब्रिक हुज वन इंड इज कट स्प्लेड आर मीटर्ड फॉर द फुल विड्थ, ये गलत है। ब्रिक यूज्ड फॉर द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
और हमने देखा कि क्या क्या वर्क भी होता है, ठीक है। तो फ्रॉग हमने देखा और इसका डायमेंशंस क्या होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड जो ब्रिक होता है जिसका साइज होता है 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होता है इसका 10 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा होता है फ्रॉग का डायमेंशन, जो ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में ये जो लेंथ होगी ये होगी 10 सेंटीमीटर की, और ये जो विड्थ होगी ये 4 सेंटीमीटर की, और ये जो थिकनेस यहाँ पे डिप्रेशन जो होगा यहाँ पे ये होगा 1 सेंटीमीटर का, राइट। दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा? चलो नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ। आई थिंक रेड विल बी विजिबल। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे द रेंज ऑफ द एलुमिना प्रेजेंट इन द गुड ब्रिक अर्थ। अब हमने बात किया था जैसे ही कि पहले क्वेश्चन में कि जब हम मिट्टी सेलेक्ट करते हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स देखते हैं क्या क्या उस मिट्टी में अवेलेबल है। तो हमको जो ज़रूरत है वो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो सिलिका की, फिर एल्यूमिना की, नेक्स्ट हमारा आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके ये ऑप्शन होते हैं। लाइम होता है, ठीक। अब लेकिन ये क्या है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके, इनका कुछ परसेंटेज होगा। अगर उस परसेंटेज से है तब तो हमारा अच्छा ब्रिक तैयार होगा, वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अदरवाइज क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो जो सिलिका होती है वो हमारा 50 से 60% सबसे ज़्यादा क्या होती है, सिलिका होती है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, वो इसका वर्क शेप को बनाए रखने के काम देता है, ठीक है, शेप को बनाए रखने। एल्यूमिना क्या होता है, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, इसको 20 से 30% हम ऐड करते हैं। आयरन क्या होता है, हमारे कलर प्रोवाइड करता है, और आयरन जो इसका परसेंटेज है ये होता है 3 से 6 बोलते हैं, 3% to 6%, ठीक है। मैग्नीशियम और ये सब मिला के लेस देन कह सकते हैं 1 to 3%, और एल्कलीज होता है, एल्कलीज लेस देन 1%, ठीक। और लाइम जो होता है, लाइम का परसेंट होता है 2.2 to 5%, राइट। तो ये सारे जो है कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनका परसेंटेज ये होता है, और इसी के बेसिस पे, अपने परसेंटेज के बेसिस पे इनका परफॉर्मेंस होता है, ईंट का परफॉर्मेंस होता है। अगर कोई इसमें से डिस्टर्ब करते हैं तो वो ईंट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने एक चार्ट भी लगा रखा है इसमें कि सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिनियम 20 से 30%, लाइम 4 to 5%। लाइम हमने यही बताया 4 to 5%, हाँ 2.2 to 5%, 4 to 5%, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 to 6%, मैग्नीशियम 1%, एल्कलीज लेस देन 1%, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स व्हेन द प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमने देखा एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी इंपोर्ट करता है। सिलिका क्या करता है, उसके शेप को बनाए रखता है। एल्कलीज क्या करते हैं, एल्कलीज हमारे फ्यूजन में काम देते हैं, ठीक है, काहे में, फ्यूजन में काम देते हैं। और लाइम स्टोन क्या करता है, लाइम स्टोन अगर प्रॉपर वे में है तो ये एक तरह से फ्यूजन का काम करेगा, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, लाइम स्टोन अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तब वो क्या करता है कि हमारे कलर को अफेक्ट करता है, और वो रेड टू येलो हो जाता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सही होगा लाइम स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे द डिफरेंट इफ्लोरेंसेस डिपॉजिट्स आर सल्फेट्स ऑफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इफ्लोरेसेंस क्या होता है। इफ्लोरेसेंस जो होता है जब मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे साल्ट्स प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, हाँ साल्ट प्रेजेंट है, और वो जो है पानी में घुलनशील होते हैं। साल्ट क्या है, पानी में घुलनशील होगा। जब ब्रिक हमारी मॉइस्चर के कांटेक्ट
में आएगी, वाटर के कंटेक्ट में आएगी, तो ये वाटर उसके ब्रिक के अंदर पेनेट्रेट भी करता है, सोक करता है वाटर को, फिर वाटर के साथ वो घुल जाएगा। वाटर के घुल जाएगा तो वो क्या होगा कि अब चारों तरफ पूरे उसमें फैल गया है। फिर क्या होगा, जब सूखेगा तो सरफेस पे वही जो साल्ट होगा, जो नमक होगा, वो एक वाइट वाइट पैचेस क्रिएट करेगा या वाइट पाउडर फॉर्म में क्रिएट करेगा, वाइट क्या वाइट पपड़ी बनाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इसके परसेंटेज के बेसिस में कि कितना हमारा एरिया कवर हो रहा है उस वाइट पैचेस से, वाइट पाउडर से, हम डिफाइन करते हैं कि किस ग्रेड का इफ्लोरेसेंस उसमें हो रखा है, नील है या फिर स्लाइटली है या मॉडरेट है या हैवी है या सीरियस है। ठीक है, तो अगर हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी वाइट पाउडर फॉर्म नहीं है, वाइट पैचेस कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नील। अगर वो 10 लेस देन, अगर हम बात करें, ये हमारी ईंट है, अगर हम परसेंटेज दिखाएं, अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि नील। अगर हम कहें कि 10% से कम है, 10% से कम में है, तो हम इसको कहेंगे कि स्लाइट। अगर 50% तक है, 50% तक है, तो हम कहेंगे कि मॉडरेट है। ठीक है, अगर 50 से एबव हुआ लेकिन उसमें कोई भी पपड़ी नहीं निकल रही है, कुछ ऐसा पपड़ी टाइप में गिर नहीं रहा, तो उसको हम कहेंगे कि हैवी है। क्या कहेंगे? हैवी। और अगर फुली वाइट पैचेस पड़ चुका है, पूरा सरफेस उसका ढक गया है वाइट पैचेस से और वो पपड़ी के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे क्या है वो? सीरियस। सीरियस कंडीशन है काहे की? हमारे इफ्लोरेसेंस की। अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो साल्ट है वो काहे का सल्फेट होता है, कैल्शियम का या सोडियम का या आयरन का या बोथ ए एंड बी? तो वो होता है सोडियम का। ठीक है, काहे का होता है? सोडियम का होता है, सॉरी सॉरी, कैल्शियम का होता है। हाँ, ये हमारा ये हमारा कैल्शियम का सल्फेट होता है। ठीक है, कहेगा कैल्शियम का, नॉट कि सोडियम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड बी। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा उसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में केवल 10 ही दिया था, हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। अच्छा, इसके साथ ये फर्स्ट क्लास क्या हो गया। अगर हम सेकेंड क्लास की बात करेंगे तो ये नॉट लेस देन 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड क्लास के लिए। फिर उसके बाद अगर थर्ड क्लास ब्रिक है तो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा होगा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, रजिस्ट। क्या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या करते हैं? वो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करते हैं, केमिकल्स को नहीं, डैम्पनेस को नहीं, ना नाम है वो हाई टेम्परेचर। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है 1700 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को वो रजिस्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइम इज मिक्सड विद ब्रिक अर्थ। लाइम इज मिक्सड विद ब्रिक अर्थ। तो लाइम को हम जो ब्रिक के लिए जो मिट्टी होती है उसमें क्यों ऐड करते हैं? क्या इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, या प्रिवेंट सिंकेज, या फिर इंक्रीज परमिबिलिटी? तो हमने देखा था कि प्लास्टिसिटी के लिए क्या ऐड करते हैं? एल्यूमिना। ड्यूरेबिलिटी आपका हो गया एल्यूमिना और ये सिलिका। ठीक है, जो लाइम होता है वो हमारा क्या करता है? सिंकेज, शेप को बना के रखता है और सिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक, परमिबिलिटी हम चाहते नहीं, क्योंकि हमारा जितना परमिएबल होगा पानी उतना ज़्यादा वो सोखेगा, और ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमारे ईंट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आए। बट मिट्टी से बना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परमिबिलिटी थोड़ा बहुत होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कि कितनी स्ट्रेंथ ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
इसमें फायर रेजिस्टेंस क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। टेक्सचर अभी बाद में डिस्कस करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारा क्या है, ये भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो टेक्सचर होता है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ना होकर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम आंखों से देख सकते हैं उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारा टेक्सचर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, ना कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि टॉलरेंस इन द width of mold of class first brick is about, ठीक है, जो उसका मोल्ड होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, जो हम मोल्ड तैयार करते हैं उसमें विड्थ के लिए टॉलरेंस कितना रखा जाता है। तो इसके लिए जो विड्थ में टॉलरेंस रखते हैं वो +-3%, +-3%। लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो +-6%। ये हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हैवी ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन द। अब हैवी ड्यूटी ब्रिक हम कब डिफाइन करते हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होगी तो उसको हम बोलेंगे हैवी ड्यूटी ब्रिक। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक 40 और 45, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक कौन सी होती है, 3.5 से स्टार्ट होती हैं अप टू 35 MPa तक जाती है उसकी स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए आपका लिमिट क्या होना चाहिए, वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1077 द बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन, कितना से लेस देन होना चाहिए कि वो कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक की तरह ट्रीट की जाए। तो हमने इसमें देखा तो किससे कम होना चाहिए, 40 से। किससे कम होना चाहिए हमारा, 40 से। ये हो जाएगा हमारा आंसर इसमें डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 पीस वी नोच टेस्ट इज डन ऑन बिल्डिंग मटेरियल टू डिटरमाइन। जो 4 पीस वी नोच टेस्ट होता है वो जो बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं इस टेस्ट को, वो क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो पहले तो 4 पीस वी नोच टेस्ट की मशीन देखते हैं कैसी होती है। ये है 4 पीस वी नोच टेस्ट की मशीन। अब इसमें क्या होगा, एक हम सैंपल यहाँ पे फंसाते हैं और इसको फ्री फॉल कराते हैं। अब ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इसको ये क्या करता है, एक इम्पैक्ट देता है और उससे उसको तोड़ देता है। अब ये क्या करेगा, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो क्या होगा कि मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, लेकिन नहीं टूटेगा। अगर डक्टाइल नहीं है तो वो क्या होगा कि एक साथ खटाक से टूट जाएगा, मतलब ब्रिटल मटेरियल। तो किस चीज़ के लिए चेक कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है, ब्रिटलनेस, एब्जॉर्प्शन, हार्डनेस, इलास्टिसिटी। नहीं, देखिए एब्जॉर्प्शन कोई वाटर तो हम एब्जॉर्ब नहीं करा रहे हैं, हार्डनेस कोई स्क्रैच से हम कर नहीं रहे, इलास्टिसिटी नहीं। क्या चीज़ चेक कर रहा है यहाँ पे, ब्रिटलनेस के लिए। तो हमारा जो वी नोच टेस्ट होता है किस चीज़ के लिए, ब्रिटलनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, इसको भी अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द चारपीस इम्पैक्ट टेस्ट known as the Charpis-Bino test is a high strain rate test that involves striking a standard nosed specimen with a controlled weight pendulum swing from the set height, and the impact set helps measure the amount of the energy absorbed by the specimen during the fracture, ठीक है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट अगर हम वे में बात करें तो क्या नाप रहा है, हमारा ब्रिटलनेस को नाप रहा है। द मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बाय द वेट ऑफ द ब्रिक कन्फर्मिंग क्लास 17.5, ठीक है। क्लास 17.5 की अगर बात करें तो अप टू 15% के लिए, सॉरी, अप टू क्लास 12.5 तक के लिए क्या होता है कि 20% हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम क्लास पे बढ़ते हैं तब हम जो वाटर एब्जॉर्प्शन अलाउ करेंगे मैक्सिमम वो डी 15% के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख रखा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एक्सीड 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। फॉर द सेकंड क्लास ब्रिक इट शुड बी बिटवीन 16 to 20% बाय ड्राई वेट। सो फॉर क्लास 17.5 मैक्सिमम अलाउबल वाटर एब्जॉर्प्शन इज 15%, ओके। So which of the following constituents when present in excess quantity in clay causes the brick to melt and distort during the burning?
क्या क्या ऑप्शन है इसमें? सिलिका है, एल्यूमिना है और लाइम है, एल्कली। तो हमने देखा कि क्या करता है ये एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है, कब? जब वेट कंडीशन में रहेगा। सिलिका क्या करता है? शेप को बनाए के रखने का काम करता है। अल्कलीस कुछ हमारा फ्यूजन का कलर का काम करता है। लेकिन जो लाइम होता है वो क्या करता है? शेप को बनाए रखता है। लेकिन अगर एक्सेस क्वांटिटी में हुआ, क्योंकि ये क्या करता है हमारा फ्यूजन का काम करता है, आयरन जो है फ्यूजन का काम करता है, और अगर एक्सेस क्वांटिटी में हुआ तो ये क्या करेगा? ब्रिक के मेल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा लाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो जो परफोरेटेड ब्रिक होती है, परफोरेटेड मतलब कि उसमें होल्स बने होते हैं, ये क्या है? कॉस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा साउंड प्रूफ, जहाँ पे साउंड प्रूफ बिल्डिंग का काम होता है, साउंड प्रूफ वॉल बनाने होते हैं, तो वहाँ पे हम परफोरेटेड ब्रिक, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमको लोड ज़्यादा नहीं क्रिएट करना, डेड लोड बिल्डिंग का नहीं क्रिएट करना, तो उस केस में भी हम परफोरेटेड ब्रिक पे जा सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसे बहुत ज़्यादा लोड ना आ रहा हो, क्योंकि इसकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिमिट होती है, इससे ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 7 मेगा पास्कल होना चाहिए, इससे हमारा कम नहीं होना चाहिए। न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर मीटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मीटर होगा, यहाँ पर मीटर होगा, क्योंकि मेगा ऑलरेडी लग गया है। अगर एम हटा देते हैं तभी हमारा न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है? एज पर द IS 2222। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारा कौन सा IS कोड है जो कि प्रिफर करते हैं हम परफोरेटेड ब्रिक के लिए? तो IS 2222 1991। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो हमारा 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, द बर्निंग ऑफ द ब्रिक इन किल्स इज टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट बर्न, ठीक है। तो जो बर्निंग ऑफ ब्रिक होता है उसके लिए 24 आवर की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ईंट को सूखने में कितना दिन लगता है? तो ईंट को सूखने के लिए हमारा 3 दिन, ठीक है। ईंट को सूखने के लिए 3 से 6 दिन का समय लगता है। और जो ईंट जब बर्न हो जाती है 24 घंटे में, ईंट जब बर्न हो जाती है तो उसके लिए हम 12 दिन के लिए उसको कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं। 12 डेज लग जाते हैं उसको कूलिंग के लिए। मतलब कि जब भट्ठे में, ईंट के भट्ठे में जब ईंट को हम पकाते हैं तो उसको 12 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं कि तब तक ईंट वो ठंडा हो, और दूसरे चैम्बर को ऑन कर देते हैं, दूसरे चैम्बर को हम बर्निंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इस पोर्शन को हम 12 दिन के लिए छोड़ देंगे, तब हमारी ब्रिक निकालने के लिए योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन दिस फर्नेस। द फर्नेस इज फायर्ड एट टेम्परेचर मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक हमने बात किया था कि कितना टेम्परेचर स्टैंड कर सकती है? 1700 डिग्री सेल्सियस। सिल का जो कंटेंट होता है इसमें, ये हमारा 40% बता रहा है, लेस देन 40%, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन द 10%, सही है। क्रोम ब्रिक्स आर नोन एज अ बेसिक ब्रिक्स, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। क्रोम ब्रिक जो होता है वो बेसिक ब्रिक नहीं होता, वो न्यूट्रल ब्रिक होता है, न्यूट्रल ब्रिक होता है ना, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन अ फर्नेस। अभी उसके बाद ऑप्शन क्या है, इसको क्या सही वाला लिखना है या फिर गलत वाला लिखना है? इसको हम आपको बताते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है?
तो इसमें तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है। अब इसमें जो कंटेंट होता है सिलिका का वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन जो सिलिका ब्रिक होती हैं उनका कंटेंट हमारा मोर देन 95% होता है। किसका? सिलिका कंटेंट ऑफ सिलिका ब्रिक्स। वो भी एज अ रिफ्रैक्टिव ब्रिक हम यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जो सिलिका ब्रिक यूज करते हैं एज अ रिफ्रैक्टिव ब्रिक, तो उसमें 95% होता है और इसका जो कलर होता है वाइट से एलोइस कलर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रेडिश कलर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इन द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन द कितना परसेंट ऑफ इट्स ओन वेट, ड्राई ओन वेट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्जन इन कोल्ड वाटर। ठीक है, 24 आवर्स के अगर इमर्जन ऑफ कोल्ड वाटर कर दें तब हम कितना इसमें वेट एब्जॉर्ब करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने के लिए है, बहुत ज़्यादा कई सारे लड़कों का क्या होगा कि नॉर्मली हमको पता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना 20% मान लेते हैं नॉर्मल केस में, अगर वो क्लास 17.5 या 15 ऐसा करके नहीं दे रखा है तब नॉर्मली फर्स्ट क्लास के लिए हम कितना मानते हैं 20%, सेकंड क्लास के लिए 22.5% है ना, और 25% ऐसे करके होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको बता रहा है कि कोल्ड वाटर में अगर हम उसको इमर्ज करके रखते हैं तो कोल्ड वाटर के केस में वो 24 घंटे के अगर 24 घंटे का लिमिट हम उसको प्रोवाइड करें तो उसमें 15% वाटर से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें 15%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन सैंड मोल्डिंग द टॉप फ्लास्क इज नोन एज। अब सैंड मोल्डिंग क्या होता है कि इसको बाय इमेज समझिए। सैंड मोल्डिंग कुछ इस तरह से होती है, इसका जो टॉप होता है उसको कोप बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम चीक बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, तो सैंड मोल्डिंग में हम इसमें क्या पूछ रहा है, टॉप फ्लास्क को क्या हम बोलते हैं कोप। कोप, कैप से कोप समझो कि टॉप में कैप होगी, कोप हो गया। फिर उसके बाद मिडिल के हमारे चीक होता है और नीचे का ड्रैग, नीचे से हम ड्रैग करते हैं। मान लिया ड्रैग कौन सा सरफेस करेगा, उस नीचे वाला अगर हम इसको खींचे तो इसको हम नीचे वाले को ड्रैग बोलेंगे। तो हमारे यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोप। कोप टॉप हो गया, ड्रैग बॉटम हो गया, बॉटम पोर्शन को, और चीक हम बोलते हैं मिडिल पोर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूनिट वेट ऑफ द कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल। जो कॉमन बर्न्ट बिल्डिंग ब्रिक होती है उसका जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है, 1600 to 1900, या फिर जो है 700 या 2500 या फिर 1400। 2500 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा होता है आरसीसी का। इवन अगर सीसी की बात करें, पीसीसी की बात करें तो उसका होता है 24। आरसीसी की अगर हम बात करें तो 2500। फिर 700 बहुत कम हो गया। कैसे बहुत कम हो गया, क्योंकि ये तो मिट्टी से भी हल्का हो गया। अब जो क्ले ब्रिक होती है वो मिट्टी से ही लगभग बनी होती है, तो उसका कम से कम उसकी जो डेंसिटी होगी उसी रेंज में होगी। तो यहाँ पे 1.6 to 1.9 ग्राम पर सीसी अगर हम समझें तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1600 to 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द IS 3495, ये काहे के लिए IS कोड यूज होता है, ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस चेक करने के लिए यूज होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जब चेक करते हैं तो उसका रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चंस हैं, इस पे आप केवल एक ऑप्शन फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखिए कि रेट ऑफ लोडिंग जो होगा वो 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से रेट ऑफ लोडिंग देते हैं। ठीक है, कैसे, ये हमारा अगर अपर प्लेट हुआ, ठीक है, ये हुआ मोल्ड, ये हुआ कुछ हमारा अपर प्लेट, अगर हम बात करें कुछ लाइक दिस, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग पर अप्लाई करेंगे और एक नीचे अपर नीचे प्लेट रहेगी, तो इस पे जो रेट ऑफ लोडिंग होगी वो इसको जो प्रेस करने का रेट ऑफ लोडिंग होगा वो कितना होगा, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, द ब्रिक्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द बेसिक रिफ्रैक्टरी इन फर्नेसेस आर। जो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम फर्नेस में यूज करते हैं वो कौन सा होता है। तो
वो होता है हमारा क्रोम ब्रिक। तो हम जानते हैं ये कैसा होता है, नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है सॉरी। बेसिक रिफ्रैक्टिव हमारा होता है मैग्नेसाइट ब्रिक। ठीक है, इसके बारे में तो शायद हमने और डाल रखा है कि मैग्नेसाइट ब्रिक क्या होता है। इट इज़ द बेसिक रिफ्रैक्टिव। क्रोम ब्रिक जो होता है ये मेड फ्रॉम द फायर क्ले कंटेनिंग 50% ऑफ क्रोम आयरन एंड 30% ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड 20% ऑफ द बॉक्साइड विद सिलिका, resist up to the 2000 डिग्री सेल्सियस। सिलिका ब्रिक और मैन्युफैक्चर्ड, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शंस मैंने डाल दिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेसिक की बात करता है, बेसिक ब्रिक जो होता है वो हमारा कौन सा होगा, मैग्नेसाइट। ठीक है, क्रोम हमारा न्यूट्रल हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। द मशीन यूज फॉर टू मैन्युफैक्चर द मोल्ड ब्लॉक इज नोन एज, तो इसमें अगर हम पूछे कि एस एम बी, बी डब्ल्यू एस एम, एस एम सी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, मर्दिनी। क्या बोलते हैं उसको, मर्दिनी बोलते हैं। मर्दिनी, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज के बारे में आइडिया होगा, तो हम जब आटा जो होता है उसको अगर हम पानी डाल के उसको गूंथते हैं तो उसको हम बोलते हैं मर्दना। आटा मर्द मर्द देना, आटा मर्द देना। ठीक है, जब आटा गूंथने को काम क्या बोलते हैं, आधा आटा मर्द देना, तो वहीं से वही शब्द है मर्दनी। तो मर्दनी का इस्तेमाल हम करते हैं ब्रिक के मोल्डिंग के लिए, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर्स में बी सीन इन, ये टेक्सचर हम किस में देख सकते हैं, ग्रेनाइट में या पेगमेटाइट में या बसाल्ट में या डोलेराइट में। तो ये जो हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर है वो हम ग्रेनाइट में देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्रेनाइट, ये इसका हाइपीडियोमॉर्फिक का टेक्सचर। और जो ग्रेनाइट स्टोन होंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्रेनाइट है कैसा दिखता है, और रेडिश कलर वाला हमने दिखाया था, उसको आप जाके प्रेफर कर सकते हैं। तो उसमें भी स्ट्रक्चर देखा जाए तो बस ऐसा ही है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इसको कौन सा टेक्सचर बोलते हैं हम, हाइपीडियोमॉर्फिक टेक्सचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्स। अगर हॉट ब्रिक है उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो क्या होगा कि उसमें चफ्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या, चफ्स क्रिएट हो जाते हैं। जहाँ भी पानी पड़ेगा वहाँ का थोड़ा सा सरफेस डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं हम चफ। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, चफ कहेंगे। अगर कोई पूछे बोल्टिंग क्या होता है, ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग में क्या होता है कि अंदर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लोटिंग। ये हाई परसेंटेज ऑफ, अगर उसमें एयर का हाई परसेंटेज उसके साथ मिक्स है तो ब्लोटिंग होता है। ब्लोटिंग इट इज द फेनोमेना बाय व्हिच द स्पॉन्जी swell and mass over the surface of the brick is called the bloating, and bloating of the brick occur due to the presence of the excess carbon and sulfur in the brick। अगर ये ज़्यादा है कार्बन और सल्फर तो ब्लोटिंग क्रिएट हो जाता है। चफ हमने देख ही लिया। फिर एक होता है लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या होता है कि इसमें these are the caused by the entrapped air in the voids of clay, and laminations produces thin lamina on the brick faces, which weather out on exposure. Such bricks are weak in structure। ठीक है, लेमिनेशन की वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर में वीकनेस आ जाती है। फिर नेक्स्ट होता है नोड्यूल, ये भी एक डिफेक्ट होता है। अगर हमारा जो लाइम के लम्ब्स है, लाइम या फिर एक्सेस वाटर के जो लम्ब अगर उसमें प्रेजेंट है ब्रिक के अंदर, तो वो क्या करेगा, नोडुल से उसको बोलते हैं। अगर वो उसमें होता क्या है कि जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक्सपेंड करता है, स्वेल करता है, और वो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को उसको वीक करेगा, ब्रिक को तोड़ देगा। तो नोडुल्स ये सारे क्या होता है कि ब्रिक के डिफेक्ट होते हैं। बोल्टिंग, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग बोलते हैं, बोल्टिंग नहीं, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग। फिर इसके बाद चप, लेमिनेशन, नोडुल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मॉडुलस ऑफ द रप्चर ऑफ अ गुड ब्रिक शुड बी अबाउट। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है वो कितना होना चाहिए, अराउंड 2.5। ठीक है, फिर इसके बाद आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। ये हमारा ब्रिक और क्ले टाइल्स को कवर करता है। जो हम सोर्स
लेके चल रहे हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस थे जो कि हमें लगा कि आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले और थोड़ा से मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो को थोड़ा पसंद कर रहे हैं। और अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ आपके पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हम ज़रूर उस चीज़ को ध्यान देंगे। सो थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही।